शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। 2 दिन के इजरायल दौरे में भारत और इजरायल के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपनी दोस्ती पर गर्व है। दोनों देशों के बीच जिन अहम क्षेत्रों में समझौते हुए उसमें साइबर सुरक्षा, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत हुए। पीएम के इस दौरे को एक बड़ी उपलब्धि ये भी इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि दोनों देशों में आतंकवाद को लेकर एकजुटता बनी हुई दिखी। दोनों एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे, इस बात की प्रतिबद्धता जाहिर की क्योंकि दोनों एक लंबे वक्त तक आतंकवाद से ग्रसित रहे और यह संदेश पीएम मोदी ने कल इजरायली संसद को संबोधित करते हुए दिया था। यही बात आज उन्होंने इजरायल के याद वाशेम स्मारक का दौरा करने और होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान दिया। इसके साथ उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि होलोकॉस्ट के पीड़ितों की स्मृति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह स्मारक अतीत की क्रूरता की गंभीर याद दिलाती है और अन्याय के खिलाफ खड़े होने और साथ ही बेहतर विश्व के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प को भी दिखाती है। कई मायनों में, चाहे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर हो या फिर हुए एमओयू साइन करने को लेकर, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश जल्द ही मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई भी लड़ेंगे। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। मुझे खुशी है कि इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आइए आज की दहाड़ की चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले उन सवालों का जिक्र जिसके इर्द गिर्द करेंगे आज की चर्चा। मोदी का इजरायल दौरा, दोस्ती का नया पैरा, रक्षा, सुरक्षा और तकनीक, दोस्ती की नई रीत, इजरायल भारत में करार, दोस्ती दमदार, आतंक पर मोदी का नो डबल स्टैंडर्ड वाला प्रहार, दोस्ती का नया चैप्टर, रक्षा व्यापार को बूस्टर। हमारे साथ मौजूद हैं गौरी शंकर गुप्ता जी, पूर्व राजनयिक के तौर पर चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा नाथ जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, इकोनॉमिस्ट के तौर पर आज अपना एक्सपर्टीज रखेंगी इस चर्चा के दौरान। संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन एक्सपर्ट है, अब से थोड़ी देर बाद चर्चा में जुड़ेंगे। विंग कमांडर आलोक सहाय साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद रिटायर्ड कैप्टन आई सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए गौरी शंकर गुप्ता सर, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान भी दोहराई। और इजरायल एक वो देश है जिसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस लगभग 60 सालों तक नहीं रहे, लेकिन 2014 के बाद से हमने इजरायल के साथ अपने रिश्तों में बदलाव रखा। अगर मैं डिप्लोमेसी के नजरिए से और डिप्लोमेसी के लैंग्वेज में आपसे समझना चाहूं तो स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत और इजरायल के संबंधों को कैसे मजबूत करती है? पूर्णिमा जी नमस्कार सभी को, पैनलिस्ट को। देखिए, भारत और इजरायल के संबंध बहुत गहरे हैं। हमारे यहाँ 1992 में राजनीतिक डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए थे, लेकिन उसके बाद से गहराइयाँ काफी जल्दी से आगे बढ़ी। आपने देखा होगा कि कारगिल वार में इजरायल ने हमको ऐसी सूचनाएं दी थी जिसकी वजह से हम हमारे जो अटैक थे एनिमी फोर्सेज के ऊपर बड़े प्रिसीजन से हो पाए थे, और उसके बाद से हमारी गहराइयां संबंधों में और बढ़ती चली गई। अभी आप देखिए 5-6 फील्ड जो हैं जिनके अंदर हमारी बहुत ही गहराई से संबंध है। सबसे पहला है आतंकवाद। ये आतंकवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी दिया है और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी इसके ऊपर बातचीत की है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देश इसके विक्टिम हैं। उधर से हिजबुल्लाह, हमास, हुती ये आतंकी अटैक कर रहे हैं इजराइल पे। हमारे यहाँ लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं वो हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं। तो ये दोनों ही देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके बारे में दोनों पक्षों में बहुत गहराई से बातचीत हुई है और होती रहेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट डिफेंस फील्ड में अब काफी आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल कई मायनों में हमारे से आगे है, क्योंकि इजराइल जो एक छोटा देश है और चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो उनका एक ही तरीका था कि वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करके अपनी रक्षा को सुरक्षित करें। तो उन चीजों के अंदर जैसे जैसे आयरन डोम और आयरन बीम का एक हिस्सा है, जो छोटे टारगेट्स के ऊपर छोटी मिसाइल्स के द्वारा जो अटैक किए जाते हैं उनको बिना किसी ज्यादा खर्चे के आप कंट्रोल में कर लें और उनको काउंटर कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास S-400 है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को पूरी तरह से कंट्रोल किया, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हमारे यहाँ भी छोटे ऐसे स्ट्रेटेजिक जगह पे हैं जहां पे हम लोग उन S-400 को नहीं ले जा सकते। कई बार माउंटेन्स में भी उनको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होती है, तो वहां पे हमें आयरन डोम और आयरन बीम का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए इजराइल की टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है और इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इसके बारे में कोई ना कोई समझौता बनेगा। ठीक है। इसके बाद ड्रोन, आप देखिए आजकल न्यू एज वारफेयर चल रहा है। न्यू एज वारफेयर में सोल्जर्स की जगह ड्रोन का बहुत जबरदस्त उपयोग हो रहा है। आपने देखा पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भी हजारों ड्रोन जो तुर्की से आए थे उनके थ्रू हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनको नाकाम किया। तो हमें भी ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी है कुछ हद तक, लेकिन उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें इजराइल के जो है इनके पास तकनीक है उनको साझा करके DRDO और दोनों एजेंसी मिलके इसको आगे बढ़ाएं। हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी ड्रोन प्रोडक्शन का काम चालू हुआ है, तो वहां भी इजराइल का सहयोग लिया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में लगातार आत्मनिर्भरता की बात कही जा रही थी आलोक सर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है दो, और इसमें मेरे दो सवाल हैं, फिर मैं उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। एक तरफ जो आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने नो डबल स्टैंडर्ड का जिक्र किया, जीरो टॉलरेंस का भी जिक्र किया, इससे क्या पश्चिमी देशों को आईना दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उनका आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया रहा है, ये बात कई बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं। दूसरा, क्या पाकिस्तान जैसे देशों पर इजरायल और भारत का आतंकवाद को लेकर सख्त रुख क्या एक प्रेशर बनाएगा, क्या उनकी एक अकाउंटेबिलिटी तय करने में सक्षम नजर आता है? और तीसरी बात सर, जो अभी अभी कही गौरीशंकर गुप्ता साहब ने, क्या हमारी जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, हमारी निर्भरता तो नहीं बढ़ाएगा इजरायल के ऊपर हथियारों के लिहाज से? पूर्णिमा जी, एक साथ कई चीज आपने बोली है, बारी बारी से मैं कह रहा हूँ कि सब ये जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो नए आयाम बन रहे हैं ना, नई तरह के ध्रुवीकरण हो रहे हैं और अब खुल के हर देश नए ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है।
तो ये ध्रुवीकरण जो यहाँ पे अभी बन रहा है वो ये है कि एक इजराइल ने प्रपोज किया है हेक्सागोन अलायंस का। हेक्सागोन अलायंस में वो इंडिया, ग्रीस, साइप्रस मिलाकर के हम एक अलायंस बनाना चाहते हैं। ये वस्तुतः देखिए हमारे में कॉमनलिटी क्या है कि इजराइल भी इस्लामिक आतंकवाद से प्रताड़ित रहा है, भारत भी इस्लामिक आतंकवाद से प्रताड़ित रहा है। तो ये शिया आतंकवादी हो या सुन्नी आतंकवादी हो, इस तरह के आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले जितने भी देश हैं इस क्षेत्र में या ग्लोबली, उनके खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं उसमें उस लड़ाई के अंतर्गत हम अपने आप को इजराइल से बहुत करीब पाते हैं और इजराइल और हम दोनों एक ही स्थिति में अपने आप को पाने के कारण स्वाभाविक है कि हमारा कॉपरेशन काफी तेजी से बढ़ेगा। इतना ही नहीं, गाढ़े समय में इजराइल ने हमें साथ दिया था, जैसा कि अभी सर ने बताया हमें, मैं इजराइल वार में था। जिस तरह के प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स उन्होंने दिए हमारे पास, रातों रात पहुंचाए हमारे पास, उससे पूरी समा वहां बदल गई रातों रात। इसके अलावा और भी कई तरह की चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें खुले पटल पर नहीं कही जा सकती हैं। जिस तरह के आधुनिक वेपन उन्होंने हमें ड्रोन आज से नहीं कितने दशकों पहले से दिया हुआ है, मोर देन ए डिकेड, 15 साल से पहले से दिया हुआ है। हेरॉन दिया हुआ है, सर्चर्स दिए हुए हैं, कई तरह के ड्रोन दिए हुए हैं। तो इसके अलावा अब उनके पास ऐसे ड्रोन है जो मिसाइल अटैक कर सकते हैं। हमारे पास रीपर ड्रोन है, उनके पास ऐसे ऐसे मिसाइल है, जैसे एयर टू एयर मिसाइल उनका 250 किलोमीटर का एस्टेब्लिश रेंज का है, जो हमको तुरंत चाहिए, जो इस वार्ता में बातचीत चल रही है। और इसके अलावा हमें उनके पास एक ऐसा एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है, जो 2000 किलोमीटर की जिसकी रेंज है और उसका प्रिसीजन एकदम परफेक्ट है। तो हमको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान के आसपास भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम बैठे बैठे Su-30 से लॉन्च उसको कर सकते हैं, Su-30 में वो माउंट हो सकता है। तो इस तरह की जो टेक्निक्स है उनके पास, टेक्नोलॉजी है, इजराइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है और इसको उनको लेने से निर्भरता नहीं बढ़ेगी पूर्णिमा जी। वो इसलिए कि इजराइल खुल करके साथ आता है, वो तो हमें ऑफर दे रहा है कि आप सहयोग कीजिए और हम आपके यहाँ आकर के बनाएंगे। तो इंडो इजरायली कॉपरेशन के द्वारा यहाँ पर तकनीकी ट्रांसफर हो रही है और भारत आत्मनिर्भर को मानते हुए इजराइल इसके लिए तैयार है कि इन सब चीजों का जो वो निर्यात करेगा हमें, उसका वो निर्माण भारत में भी करने को तैयार है। तो इससे हमारी टेक्नोलॉजी उस लेवल पे बढ़ जाएगी रादर। बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की चर्चा पिछले कई समय में कई देशों के साथ भारत ने की और आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंटली कंसिडर भी किया जाता है। कैप्टन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, आपका मैं स्वागत करती हूँ। उससे पहले एक बार आपके पास मैं पूर्णिमा नाथ जी आना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका खुद 9/11 कभी नहीं भूला है और 9/11 के बाद फिर उसके बाद आप ही की तरफ से एबटाबाद में जो कार्रवाई की गई, वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से आतंकवाद को लेकर अमेरिका ने अपना रुख अपनाया, ओसामा बिन लादेन को लेकर। लेकिन उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड की आतंकवाद को लेकर, तो जाहिर बात है कि वो एक नसीहत पश्चिमी देशों के लिए भी नजर आती है और ऐसे बहुत सारे डबल स्टैंडर्ड हमने देखे भी हैं गाहे बगाहे कई मौकों पर एज पर द सूटेबिलिटी। लेकिन अमेरिका इजराइल और भारत के इन संबंधों को फिलहाल कैसे देख रहा है और जो संदेश वहां से निकल कर आया उसको कैसे अमेरिका रीड कर रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। से जय हिंद। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरा जो ओपिनियन है शायद आपके पैनलिस्ट और आपको या आपके दर्शकों को सूट ना भी हो सकता है, लेकिन मैं बोलूँगी यहाँ पे जो यहाँ पे सिचुएशन चल रहा है आफ्टर October 7th, धीरे धीरे आप कॉलेजेस में देखिए यहाँ पे पैलेस्टाइन के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है। इजराइल की जो सपोर्ट हुआ करता था यहाँ पे अमेरिकन लॉबीज में, वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा सा फ्रैक्चर दिखाई दिया है। अभी एक नैरेटिव बनाया गया है कि इजराइल जो है वो लॉबी में इतने सक्षम है, अमेरिका में लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ से जाता है और ठीक है October 7th हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ
ऑफ द डे इजराइल भी काफ़ी पैलेस्टीनियंस की लाइफ लिए, इनोसेंट लाइफ्स की लिए, गाजा को फ्लैटन करने का जो एजेंडा था वो सक्षम हो गए। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आप देखेंगे लिटरली बैक एंड फोर्थ वो खेलते रहते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी गाजा में आप देखेंगे वो जेरेड कुशनर का बोर्ड ऑफ पीस में आप देखेंगे वहाँ पे बड़े बड़े एजेंडा चलाया जाता है, अदर ओशन फ्रंट प्रॉपर्टी बनेंगे या गोल्फ कोर्स बनेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब पैसे की गेम है। एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका का एलाई कोई नहीं है। अमेरिका को किसी को एलाई समझते ही नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अगर आप काउंटर टेररिज्म की बात भी कर लीजिए, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज ऑल्सो। आज आप अगर बोले बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था, अब प्रेसिडेंट ट्रंप का टर्म 2 में क्या हुआ, यहाँ पे शहबाज शरीफ हो, आसिफ मुनीर हो, वहाँ पे रेड कार्पेट लगाया गया है। लिटरली सीरिया की एक्स जो आईसिस और अलकायदा जो बैठा हुआ है टॉप मोस्ट पोजीशन में, उनको रेड कार्पेट दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। सो दिस इज ए कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो जो कह रहा है वो कैसे इंटरप्रेट हो रही है। लेकिन उनका जो मेजर जो मागा बेस है, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। तो वो बात हो जाती है कि ही इज ए कल्ट लीडर unfortunately and he whatever he says is right and उनके हिसाब से अमेरिका इज द सुप्रीम। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, और हम इतना पावरफुल है, किसी कंट्री का कोई क्षमता ही नहीं है हमारे कंट्री को टक्कर लगाए। ये जो मेंटालिटी है अमेरिका को, वो उस दिशा में धकेल दिया है। आज आप ईरान को बम मार रहे हो, आज वेनेजुएला की लीडर को आप किडनैप करके लेके आ गए हो, आज कल आपने इंडिया को धमकी दे रहे हो रशिया के ऑयल ना खरीदे। ये सब आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका थिंक्स अमेरिका इज द सुप्रीम नेशन और इनके मिलिट्री माइट को वो कहते हैं ना पूर्णिमा नाथ जी, खुद को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो अगर इस तरीके का ख्याल ट्रंप साहब रखते हैं तो रखते रहें। लेकिन आज की वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन क्या थी प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे पर? देखिए वही तो मैं कह रही हूँ, मैं अब प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया था, 10 साल की सपोर्ट बेस मेरा है। हिंदूज एंड ट्रंप मैंने शुरू किया था उनको सपोर्ट करवाने के लिए कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन वोटर जो है वो एक्चुअली डेमोक्रेट वोटर्स है, और वो है ही डेमोक्रेट स्टेट्स में, तो डेमोक्रेट को ही वोट करेंगे ना, तो रिपब्लिकन को कोई वोट नहीं करते थे। तो मेरे जैसा कोई 2-3 आवाज ऐसे आए होंगे जो बोले हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज द राइट फॉर द कंट्री, बिकॉज उन्होंने, आपको याद है इलेक्शन से पहले बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में भी उन्होंने ट्वीट किया था। अनफॉर्चुनेटली पावर में आने के बाद उनका ऐसा टर्न हुआ है, 180 डिग्री शिफ्ट हुआ है कि उनका बेसिस को चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिपेंडेंटली उनको सपोर्ट किया, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, उनको अभी दिख रहा है कि इट इज ही इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अमेरिका। ही इज नॉट द फर्स्ट वन। ये जो मेंटालिटी की बात हम कर रहे हैं वो ही हैजंट क्रिएटेड इट, ही इज पार्ट ऑफ इट, ही इज मैनिफेस्टेड इट, ही हैज एक्चुअली एम्ब्रेस्ड इट। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू फ्लाई ग्लोबली। अभी इजराइल की सिचुएशन जो है वो अपना दौर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते। इंडिया भी सेम है, हिंदूज का भी सेम है। अब आज अगर हम हिंदू होके यहाँ पे हिंदू होके हम हिंदू जैसा नहीं जी सकते हैं, आप मुझे बताइए, कल मुझे बोलेंगे कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स मागा कल्ट इज ट्राइंग टू डू। क्रिश्चियन नेशनलिज्म का जो एजेंडा चल रहा है, दिस इज डेंजरस। इसीलिए मेरा एक संदेश है प्रेसिडेंट पीएम मोदी की, कोई भी बात नहीं कर रहा है। आई अंडरस्टैंड यू आर टॉकिंग अबाउट डिफेंस डील्स एंड टेक्नोलॉजी डील्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, लेकिन कोई भी स्टेशन आपकी इंडिया में ये बात नहीं उठाई। मैंने जहां जहां पे बैठा है वो बात किया है। मैं आपको बताती हूँ, आप वहाँ पे बैठे हो, वहाँ पे अच्छा भाषण दिए, बहुत अच्छी बात है। आपका एजेंडा सिविलाइजेशनल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्वास्तिका को फ्री करवाइए। और इंडियन जूस जो है आज तक जो वहाँ पे शेल्टर लिया है, कोई भी आज तक मुंह खोला नहीं है। हमारे
हिंदू स्वास्तिका को जब डेकेड से उसको डिमोनाइज करा गया है, उसको टारगेट करा गया है, हिटलर की सिंबल के हिसाब से उसको नोमेनक्लेचर को टैग करके हमारा फेथ को टारगेट किया गया है। एक इंडियन जू हमारे निगाह में नहीं है जो प्रोएक्टिवली हमारे स्वास्तिका को सेव किया है, प्रोटेक्ट किया। आज इजराइल अगर नहीं करेंगे, और वेस्टर्न मीडिया को आप कभी उनको ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो। आप वॉशिंगटन पोस्ट छोड़ दो, बिकॉज दे आर ऑलवेज एंटी इंडिया, एंटी हिंदूज, एंड वो सपोर्ट नहीं करेंगे। आज मोदी के पास प्लेटफॉर्म है, उनके पास भाषण है, उनके पास माइक है। आप स्वास्तिका को क्लियर करेंगे। आप हमारे घर में अमेरिका में मैं सामने स्वास्तिक नहीं लगा सकती हूँ। और आप जो कह रही हैं वहां से, पूर्णिमा नाथ जी, देखिए यही तो भारत की और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो वहां से आप कहना चाह रही हैं और उसको हम बड़े खुले दिल से सुन रहे हैं, और इस बात की उम्मीद भी करते हैं कि जो आपका संदेश है वो प्रधानमंत्री तक भी जाए और जो आपके ग्रीवेंसेस हैं वो डोनाल्ड ट्रंप तक भी जाए, क्योंकि आप तो बड़ी पुरानी आवाज है, लेकिन ट्रंप आजकल सुनने को और मानने को तैयार नहीं है। दीप्ति तनेजा जी, आई यूज बोथ ऑफ योर एक्सपर्टीज, एक आपके फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर भी और इकोनॉमिस्ट के भी तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा रहा, इसके आप आर्थिक फायदे ज्यादा देखती हैं या फिर आपको लगता है कि इसके रणनीतिक और राजनीतिक फायदे ज्यादा हैं? मोर प्रिसाइसली रणनीतिक फायदे आप ज्यादा देखती हैं, और इकोनॉमिकली आप भारत के लिए इसे कैसा बूस्टअप देखेंगे? नमस्कार पूर्णिमा जी। देखिए, कभी भी इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सेपरेट नहीं होती हैं, बहुत थिन लाइन होती है। लेकिन क्योंकि आपने एक बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा है, तो मैं दोनों में से इसको ज्यादा जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देखती हूँ बनिस्बत इसके कि इकोनॉमिकली। इसका मैं आपको कारण भी बताती हूँ, क्योंकि देखिए इकोनॉमिकली इजराइल एक बहुत छोटा देश है, उसकी आयात निर्यात की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा ये उम्मीद करना कि हमारा ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में वो फायदा देंगे या हमारे लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स खुलेंगी, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इम्पोर्ट हो। बेसिकली हम अपने एक्सपोर्ट के अगर नजरिए से बात करें तो वहां पे इजराइल की अपनी पॉपुलेशन, अपने साइज की लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन अगर स्ट्रैटेजिकली और जियोपॉलिटिकली देखें तो हम अगर अपने डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो हमने उनके साथ आज जो हमारी डील्स हुई हैं, 27 डील्स और 11 अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जिसमें स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एफटीएस का। इसलिए अगर आप देखें, अभी जिक्र हुआ है कि अब हम उन पे शुरुआत करेंगे, उन पे काम करेंगे। और बहुत अहमियत की जो बात है, अगर हम डिफेंस की भी बात करें, जैसे आपने पहले एक सवाल पूछा था कि हम उन पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ा तो नहीं रहे, एकदम कतई नहीं बढ़ा रहे पूर्णिमा जी। अब जो ये दौर है, ये भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और इंडिजिनस प्रोडक्शन का दौर है। अब हम केवल दूसरों पे डिपेंडेंसी के दौर से बाहर निकल आके चुके हैं। तो हम जैसे बैरक 8 जो हमारे डिफेंस मिसाइल्स है, वो हम ऑलरेडी इजराइल के साथ बना रहे थे साझेदारी में, डीआरडीओ और इजराइल का वो जॉइंट एक वेंचर था। तो बैरक 8 की भी बात हुई है। अब जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जो बात हुई है, जो हमारे एयर टू एयर जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स हैं, 7 अभी हमारे पास हैं, जिसमें से 6 हमारे रशिया से लिए गए हैं और एक हमारा वेट लीज पर है। तो वो काफी पुराने हो चले हैं, उनको रिप्लेसमेंट करना है, तो वो हम बात कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम उनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की भी बात कर रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में पूर्णिमा स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होके आता है। अगर हम जैसे बार बार सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने अपने भाषण में जो उन्होंने नेसेट को एड्रेस किया है, उन्होंने डायरेक्ट बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस एंड डबल स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेड नहीं है, तो उन्होंने वेस्ट को, खास करके अमेरिका को और पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए एक तरफ से बात करते हैं अमेरिका पीस की, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स हैं वो हमें पता है रोज हो रही हैं। और वो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आज की डेट में जिस टाइप का वो कटोरा लेके वाली स्थिति में है, क्या पाकिस्तान के पास इतनी हैसियत है कि वो अफगानिस्तान के साथ या फॉर दैट मैटर किसी और कंट्री के साथ, भारत तो खैर बहुत दूर की बात है, बलोच में जो वहां उनके चल रहा है, कि वो इतना बड़ा उनके ऊपर काउंटर टेररिज्म की जो बात कर रहे हैं, तो कहां से वो फ्यूल हो रहा है? वो डेफिनेटली क्योंकि अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए। तो ये जो दोहरा स्टैंड लेकर चलते हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के लोग, सीधा प्रहार मोदी जी ने वहां पे अपने भाषण में इजराइल में उसके थ्रू किया है। और मैं एंड में एक और खास बात बोलना चाहूंगी पूर्णिमा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इकलौते ऐसे, क्योंकि हम एक बुद्ध प्रधान देश तो रहे हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिससे विश्व का हर नेता बात करता है। चाहे आप अगर रशिया यूक्रेन की बात करें तो ज़ेलेंस्की भी उनसे बात करते थे, पुतिन के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं ही। अगर अब हम
पैलेस्तीन और इजराइल के संदर्भ में बात करें तो कल हम सब जानते हैं कि उनको स्पीकर ऑफ द नेसेट का जो मेडल मिला है वो मिला है। 2018 में उनको पैलेस्तीन का भी ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट से नवाजा गया था। तो ये एक अपने आप में बहुत यूनिक समीकरण है कि नॉन अलाइंड होते हुए भी वो सबके साथ अपना एक जो हम अपनी सॉवरेन ऑटोनॉमी जो बना के चलते हैं, ये बहुत बड़ी खासियत है भारत की कि राष्ट्र प्रथम और अपनी सॉवरेनिटी को कहीं भी नहीं खोते हैं हम। डिपेंडेंसी नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया मॉडल पे हम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्णिमा जी, कैप्टन आइजिंग साहब, आप कितना इंपॉर्टेंट इसे देखते हैं जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में और हमारी पॉलिसीज के तहत हम मुद्दों को अलग कर देते हैं, जो हमने पिछले कुछ समय में नहीं किया, वो हमारी बदलती हुई नीति को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टीन को लेकर हमारी बहुत क्लैरिटी पहली बार, खासतौर पर जब कल प्रधानमंत्री ने बार्बरिक एक्ट उसको कोट करते हुए और वो बातें कहीं, फिर उसके साथ इजराइल, फिर तीसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं ईरान के साथ भी हमारे संबंध नहीं बढ़ाने चाहिए, खराब नहीं करने चाहिए। लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच आपको दिखती है क्या? सेपरेट हम हर एक पॉलिसी के साथ आगे बढ़ते हुए अलग अलग तरीके से चीजों को ट्रीट कर रहे हैं, देशों को देख रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके एड ऑन्स, उनके माइनस, सब चीज को हम डिफरेंशिएट करते हुए बैलेंस कर रहे हैं। आप देखते हैं ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है साथ साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पे पूर्णिमा मैं बताना चाहूँगा कि भारत खास करके इस टाइम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो हर बात को बड़े ही बैलेंस करके चल रहा है। आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध बहुत एक मैं कहूँगा कि उफान पर था, तो उस टाइम वो रूस भी गए और यूक्रेन से राष्ट्रपति से भी जाके मिले, तो दोनों को ही बैलेंस किया और किसी के मन में ये नहीं रहा कि हमारे यहाँ आए, यहाँ क्यों गए। इसी तरह से आप देखो हमारे संबंध, हमने कभी भी अमेरिका से इस तरह के संबंध नहीं बनाए कि जो कहीं उसमें हमारे संबंधों में बिगाड़ आता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की, उसके लिए उन्होंने अपने यहाँ पाकिस्तान जो हमारे थोड़े ही समय पहले मुनीर साहब को लंच पे इनवाइट कर लिया। वही तो मैं कह रहा हूं कि जब मालूम है कि उसी टाइम ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारे साथ इतना बड़ा पाकिस्तान ने जो पहलगांव करके इतना बड़ा हमारे साथ एक आघात किया था, विश्वासघात किया था, और हमने उसका जवाब दिया। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के सेना अध्यक्ष को बुलाया। तो इसमें कहीं ये तो लगता है कि जो एक तरफ तो आप हमारे साथ इतने अच्छे संबंध है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके पिछले चुनाव में आपके हाथ में हाथ मिला के आपका प्रचार प्रसार करने भी गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप हो या पीछे भी जो रहे हो, तो अमेरिका सिर्फ, जैसा भी एक मैडम कह रही थी कि अमेरिका पहले अपना बेनिफिट देखता है, अपना फायदा देखता है, और यह भी सही है। अमेरिका डराता है, धमकाता है, और अमेरिका तभी तक है जब तक वो दूसरों को इस तरह से कहीं ना कहीं अपने फेवर में लेता रहेगा। जिस दिन अमेरिका की ये चीजें बंद हो जाएंगी उस दिन अमेरिका नहीं रहेगा, क्योंकि अब अमेरिका के कंपटीशन में एक नहीं 3-4 देश आ चुके हैं। आज भारत भी कहीं से पीछे नहीं है। आज भारत की जो सेना है वैसे भी वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सेना बन चुकी है, और हो सकता है कुछ समय में जिस तरह से हमारी आज तैयारी हो रही है, आज इजराइल में जो हमारे रक्षा सौदा जो हो रहे हैं, जो जिसके साथ करार जो हो रहा है, तो यही तो हो रहा है कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे जब जुड़ेगी, एक तरफ तो हमने इजराइल के साथ अपना अच्छा संबंध बना रहे, उनकी टेक्नोलॉजी खास करके डिफेंस की हम अपने साथ जोड़ना चाह रहे, और इजराइल, ये भी सही है कि इजराइल को हम अगर आज से 40 साल पहले संबंध जोड़ लेते तो हमारी ताकत और भी डिफेंस क्षेत्र में कई गुना ज्यादा होती। तो ये हमारी पूर्व की सरकारें थी जो उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये सोचा इजराइल एक छोटा देश है, मगर इजराइल छोटा जरूर है, मगर उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी ताकत कई बड़े बड़े देशों से बहुत, इंटेलिजेंस, वही तो कह रहा हूं, उसकी ताकत बहुत, और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो तो देखने लायक है। आप देखिए ना, उनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो ये चीजों को हम नकार नहीं सकते। और दूसरी बात है कि भारत के साथ इजराइल के जो संबंध हैं वो विश्वसनीय, हम आंखें मूंछ के इजराइल पे भरोसा कर सकते हैं, मगर अमेरिका पे नहीं कर सकते। अमेरिका जहां उसका फायदा होगा वो अपने फायदे के हिसाब से हर चीज देखता है। ठीक है। गौरी शंकर गुप्ता सर, ये इतना मुश्किल क्यों है समझाना लोगों को
कि जब बाकी देश अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते तय करते हैं या बिगाड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, अभी थोड़ी देर पहले दीप्ति जी ने जिक्र किया था रीसेंट वॉर और वॉर फ्यूल को लेकर, तो उससे पहले तो आप रशिया यूक्रेन याद कर लीजिए। और अगर जेलेंस्की को यूएस का सपोर्ट नहीं होता, हथियारों की खपत की उनकी इंटेंट नहीं होती, हथियारों के बाजार को बढ़ाना नहीं होता, तो शायद इतना लंबा ये युद्ध हम चलते हुए रशिया यूक्रेन के बीच में भी नहीं देखते। लेकिन अमेरिका जो करता है वो करता है, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर भारत अपने लिए अपने हिसाब से फैसले लेने लगे तो दिक्कत बहुत लोगों को हो जाती है। पूर्णिमा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि भारत का राइज हो, भारत अमेरिका को एक चैलेंज देने वाला देश बने, क्योंकि उन्होंने पहले ही चाइना का राइज देख लिया है और अब चाइना उनको चैलेंज कर रहा है, तो वो नहीं चाहता कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। तो इस रास्ते में बाधाएं तो बहुत आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन बाधाओं को पार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कार्य है। और वो हम बड़े आसानी से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बड़े परसिवियरेंस से उसको आगे बढ़ा पाएंगे, धीरे धीरे उसको आगे कर पाएंगे। आप देखिए, अभी जो आज भारत में पिछले 10 सालों में, 12 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है, वो संसार के किसी देश में नहीं हुई है। किसी भी फील्ड में आप देख लें, जो ग्रोथ रेट है वो करीब 7% पर एनम के हिसाब से आगे बढ़ी है। आप किसी फील्ड में देखिए, हाईवेज कितने जबरदस्त बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स का जो निर्माण हो रहा है, रेलवेज में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो हमने डिफेंस इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया और डिफेंस का प्रोडक्शन बाहर कितनी तेजी से हो रहा है, स्पेस सेक्टर में जो हमने नए आयाम बढ़ाए हैं, आगे बढ़े हैं, तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो लगता है कि भारत बहुत तेजी से उभर के सामने आ रहा है। और कल प्रधानमंत्री ने भी, गौरीशंकर गुप्ता साहब, ये कहा कि बहुत जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हम वो बन भी जाएंगे। संजीव श्रीवास्तव साहब, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी, कल भी हम जिस तरीके की चर्चा कर रहे थे, और अगर अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं, अलग अलग कॉकस क्रिएट हो रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में भी एक बड़ी उथल पुथल मची हुई है। आपको लगता है कि ये जो दौरा रहा और जिस तरीके का संयुक्त बयान दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से आया, वो मिडिल ईस्ट में पैदा हुई इस हलचल को कुछ हद तक स्टेबल कर पाएगा और भारत को एक एज मिडिल ईस्ट में मिलने की इससे उम्मीद जताई जाए क्या? जी जी, देखिए पूर्णिमा जी, ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ और इजराइल की संसद को उन्होंने जो संबोधन दिया और एक विजनरी उन्होंने स्पीच दी, और जाहिर है कि उस स्पीच के माध्यम से उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण बातें, अपना जो विजन मिडिल ईस्ट रीजन को लेकर के रखा, अब्राहम एकॉर्ड्स की चर्चा की, डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की बातें कही और आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का अप्रोच और किसी भी तरीके के डबल स्टैंडर्ड के बिना आतंकवाद को डील करने की बात कही। ये सारी बातें बड़ी विजनरी थी। और अब ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है उससे भी बहुत स्पष्ट है कि भारत और इजराइल के जो संबंध हैं, जो बायलैटरल टाइज हैं, वो एक नए ट्रेजेक्टरी को उन्होंने अटेन किया है और दोनों ही देश आगे आने वाले समय में बायलैटरल लेवल पर एक गहरा कोलैबोरेशन तो करने ही जा रहे हैं। लेकिन भारत और इजराइल की इस दोस्ती का, इस पार्टनरशिप का, दो सिविलाइजेशंस के बीच के ये संबंधों का पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में भी एक सकारात्मक संदेश अवश्य गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का जो प्रभाव इस यात्रा के बाद एक सकारात्मक रूप से बढ़ा है और भारत जो कि पहले से ही एक बड़ी प्रभावी भूमिका में है, चाहे वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव हो या I2U2 का इनिशिएटिव हो, सभी के माध्यम से भारत अपनी पहले से ही एक जो पहचान है, अपना जो इन्फ्लुएंस है वहां पर आके रखा हुआ है। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाया गया है, एक संकट के समय में ये जो यात्रा की गई है, उसका एक बहुत ही सकारात्मक संदेश मेरे असेसमेंट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में गया है, पूरे विश्व में गया है कि यदि मिडिल ईस्ट रीजन की समस्याओं का समाधान निकालना है तो हमें संवाद का सहारा लेना होगा। अब्राहम एकॉर्ड्स के सेंटिमेंट्स के आधार पर डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की तरफ बढ़ना होगा, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखना होगा, यहूदी सभ्यता और संस्कृति का भी सम्मान करना होगा और सभी सभ्यताएं साथ में मिल करके रहें,
साथ में अपना उत्थान और विकास करें और एक दूसरे का सम्मान करें और हार्मोनी के साथ रहें। ये सारा जो मैसेज है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक बहुत ही और बहुत अच्छी बात तब नजर आई जब संबोधन हो रहा था नेसेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू का, तो कहीं ना कहीं दोनों देश अपने आप को उस आतंकवाद से जो दर्द मिला दोनों देशों को उससे वो कनेक्ट कर पा रहे थे। और बहुत अच्छे अच्छे जेस्चर्स नेतन्याहू की तरफ से, चाहे भारतीय परिधान हो, उसकी एक झलक हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत ही एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ नजर आई। लेकिन दीप्ति जी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप जिक्र पॉपुलेशन के लिहाज से कह रही थी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो आपने बिजनेस से ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इसे वे किया था कि ये दौरा उससे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और पिछले कुछ समय में हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ इस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, इंक्लूडिंग अमेरिका, और फिर कुछ देशों के साथ हमने एफटीए भी किया। अभी विक्रम मिस्री का स्टेटमेंट आया कि यहाँ पर ऑलरेडी एक टीम मौजूद है इजरायल की, और हमने उसको लेकर चर्चा टीम के साथ शुरू कर दी है। तो ये तमाम देशों के साथ हो रहे एफटीएज और ट्रेड अग्रीमेंट्स भारत की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली गेम चेंजर साबित होंगे, लेकिन कहीं पर आप ज्यादा चैलेंजिंग और कहीं पर ज्यादा एट ईज देखती हैं आप इन एफटीएज को? बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए अभी जब बात हो रही थी कि सर से जब आपने क्वेश्चन पूछा था गुप्ता सर से कि कैसे इसको ट्रंप को क्यों तकलीफ होती है और क्या हो रहा है, वो क्यों रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है, मैं वहां से शुरुआत करते हुए आपके क्वेश्चन पे आऊंगी। देखिए, अगर हम इसको जब से ट्रंप ने अपना ट्रंप टैरिफ एरा की अगर हम बात करें, तो ट्रंप ने जब से अपने टैरिफ लगाने शुरू किए, जो उनकी अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध करार कर दिया है, तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टैरिफ्स थे भारत के ऊपर। 50% के टैरिफ्स लगाए गए थे, क्योंकि ये लग रहा था कि जैसे साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं कि डरा के धमका के मैं किसी तरीके से भारत को या मोदी जी को अपने टर्म्स पे, अपने इशारों पे चलवाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा का पूरा ट्रंप का मंसूबा था। लेकिन हमने बिल्कुल दिखा दिया कि नहीं, हम अपनी सॉवरेन ऑटोनॉमी नहीं छोड़ते हैं। हमको जहां से राष्ट्रहित 140 करोड़ की आबादी को जहां से फायदा होता है, हम वहां से तेल लेते हैं। अब जैसे सऊदी ने हमें अब सस्ते दामों पे देना शुरू किया है, तो हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखते हैं। हम बिल्कुल उनसे डरे नहीं। तो ऐसे देश से क्यों खतरा नहीं होगा, ऐसे नेता से क्यों ट्रंप को खतरा नहीं होगा, जो ट्रंप की आंख में आंख मिलाकर, लोग हमारे यहाँ ऑपोजिशन में अनफॉर्चुनेटली बहुत कहते हैं कि जवाबी कार्रवाई नहीं की, जवाबी कार्रवाई नहीं की। हर चीज की जवाबी कार्रवाई जवाब देकर नहीं होती है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार अपने एक्शन से दिखाते जा रहे हैं। जब से उनकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि जो हमारी ट्रेड वहां पे एक वार्तालाप होने जा रही थी परसों, हमने अभी उस नेगोशिएशन को डेफर कर दिया है, जिसके चलते अपने सोटू में कल जब बहुत बड़ी उन्होंने जब अपनी 1.25 घंटे की स्पीच दी, तो ट्रंप ने सीधा सीधा, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है भारत और ईयू का, लेकिन उन्होंने भारत को ही इशारा करते हुए कहा है कि डोंट प्ले गेम्स, कि मेरे साथ आप गेम्स खेलने की कोशिश मत कीजिए, जो डील थी उसी पे रहने दीजिए। क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि अब भारत झुकता नहीं है, भारत इक्वल प्लेयर की तरह खेलता है। और डेफिनेटली ट्रंप को लगता है ना कि गेम खेलने की मोनोपोली तो उन्हीं की है। फिर अगर फॉर दैट मैटर अगर गेम खेला भी जा रहा है, तो ट्रंप को लगता है कि मोनोपोली उन्हीं के पास है ऐसा करने की। तो फेयर मीन से खेलें, फेयर मीन से खेलें। अनफेयर मीन से खेलेंगे तो भारत ना तो झुकता है ना डरता है। ये नया भारत है। अनफेयर मीन्स के साथ खेलते खेलते वो अपनी मोनोपोली बनाना जानता है। जिसमें आपके सवाल पे आती हूँ पूर्णिमा जी की, बिल्कुल बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 5.5% ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हम खोल चुके हैं, जिसमें चाइना, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों से 60% हमने अपना मेरीन ट्रेड शुरू कर दिया है। इजराइल के संदर्भ में भी अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली हमारा उनके साथ भी ऑल्टरनेटिव मार्केट्स, हालांकि बहुत बड़ी नहीं होंगी लेकिन वो खुलती हैं। खास करके एग्रीकल्चर में जो हम उनकी वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं कि वो कैसे एक सूखा देश होने के बावजूद बहुत अच्छा अपने वाटर मैनेजमेंट को कर रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो हम बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल भारत अब उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके खेलता है कि मेरे देश को जहां से फायदा होगा मैं वहां खेलूंगा, मैं उसके साथ समझौते करूंगा, मैं किसी के दबाव में आके काम नहीं करूंगा, अपनी पिच खुद तैयार करूंगा। पिच भी खुद तैयार करूंगा, बैटिंग एंड पे रहूंगा और अपने तरीके से बैटिंग करूंगा, छक्के चौके लगा के बैटिंग करूंगा। और पूर्णिमा जी, आप यहाँ पे दूसरी पूर्णिमा मैडम जो हैं, जो बात कर रही थी स्वास्तिका को लेकर भी, हम ऑलरेडी कनाडा में उसको
जर्मन जो मार्क है उससे सेग्रीगेट करा चुके हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको पास कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी मुहिम छिड़ी हुई है, एंड आई एम श्योर सूनर देन लेटर पूरे वर्ल्ड में वो स्वास्तिका की एक रिकॉग्निशन होगी। मैं और आप दोनों उसकी वेट करेंगे, एंड आई एम श्योर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर ही वो होगा। ठीक है पूर्णिमा जी, जो अभी दीप्ति तनेजा जी ने बताया, आपकी बात थोड़ी देर में आपको क्लैरिटी हालांकि मिल गई कि यहाँ हम कहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचना बहुत जरूरी अमेरिका और उनकी पॉलिसीज को बैलेंस करने को लेकर भी है। दूसरी तरफ चीन, जाहिर बात है कि चीन अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर, और कल जब टेक्नोलॉजी की क्योंकि बात हो ही रही थी तो इससे पहले भारत में AI समिट भी हुआ था, फिर सेमीकंडक्टर्स को लेकर भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो चैलेंज उन देशों के लिए भी है जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, ना जियोपॉलिटिकली बट अदरवाइज डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी इन कंट्रीज पर भारत की, क्योंकि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में हर उस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर रहा है जहां पर वो कभी निर्भर हुआ करता था। जी बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं इंडिया को एक नया कंट्री नहीं समझती हूँ, ये सिविलाइजेशनल स्टेट है। आपकी जो हिस्ट्री है वो 20,000 साल की पुरानी हिस्ट्री है। अब यहाँ पे कोई भी आके बोल देंगे इंडिया नया कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, वो आपके से कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर और सोशलिस्ट डाल दिया तो आप कोई नया एक ड्रेस पहन लिया। वैसे मैं समझती नहीं हूँ। मैं एक हिंदू हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं घर के बाहर में स्वास्तिका लगा सकती हूँ और खुले आम लगा सकती हूँ और मेरे ऊपर अटैक ना हो। बट उसके लिए हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिर्फ आप जो कह रहे हो कैनेडियन गवर्नमेंट, अच्छी बात है, वो लोग अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अमेरिका में तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल से। कुछ स्टेट्स मैंने देखा है थोड़ा बहुत काम हो रही है। हम भी यहाँ से आवाज उठाते हैं, लेकिन मेरी बात ये है कि जो ये होना ही नहीं चाहिए था, ये जो सेग्रीगेशन था हक एंड क्रूज और स्वास्तिका का, आज नोमेनक्लेचर लेके हमारी रिलीजियस सिंबल को उनके पॉलिटिकल प्रॉप बना दिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे, इसीलिए मैं इंडियन जूस की बात भी करती हूँ। इंडियन जूस हमारे कंट्रीज में आके रहे हैं, शेल्टर लिए, प्रोटेक्शन पाया है, अपना रिलीजन फ्रीली वो लोग पाले हैं। लेकिन जब दर्शकों से स्वास्तिका का नाम गंदा करा जा रहा था, एक इंडियन जू, मेरा नाम, मुझे लाइव आपको चैलेंज कर रही हूँ, मुझे आप बताइए एक इंडियन जू प्रोएक्टिवली स्वास्तिका को सेव किया है, प्रोटेक्ट किया है ग्लोबली, इवन इन इंडिया, इजराइल और एनीवेयर एल्स, नोवेयर। अब मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि हिंदूज जो है ना, आप अकेले हो और अकेले ही रहेंगे, और आपकी सिविलाइजेशनल जो इथोस है वो ही आपको इस गंदगी से निकालने वाले हैं। और ये जो बात है ना, आप ये जो आप कह रहे हो, आप इनके साथ डील कर रहे हो, उनके साथ डील कर रहे हो, करो सबके साथ, लेकिन जब कोई वेस्टर्न कंट्री आके आपको बड़े बड़े धमकियां देते हैं, आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे। लिंडसे ग्रैहम के यहाँ पे लिटरली स्टेटमेंट है, वो बोलते कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर में गया था, वहां पे बोल रहे थे कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भाई वो कौन होते हैं बोलने वाले? हम जैसे लोगों को भी लगती है यहाँ पे बैठ के। आप सिविलाइजेशनल कंट्री हो, आप कैसे, आपकी यहाँ की कंट्री की पॉलिटिशियन ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं आपके ऊपर? तो मेरा जो सिचुएशन है यहाँ पे, हम इंडिया को कभी छोड़ नहीं सकते, हम हिंदुस्तान को कभी छोड़ नहीं सकते, बिकॉज हम हिंदू है। हमारे उज्जैन अमेरिका में नहीं है, हमारे उज्जैन शक्ति, हमारा शक्तिपीठ अमेरिका में नहीं है। अगर हम इंडियन सिटीजन लेकिन क्लैरिटी मिलने के बाद देखिए पूर्णिमा जी, खुद ट्रंप ने भी तो कई बार कह दिया ना कि मीडिएशन कराया पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध रोकने के लिए, लेकिन असलियत तो पूरी दुनिया जानती है। तो आप कहने का तो आप ये सोचिए, फिर कह दिया, अभी तो कहने का तो हम तो यहाँ गिनते हैं कि कितनी बार कह दिया है ट्रंप ने, और उसके बावजूद उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। ठीक है, आई विल मूव अहेड विद द क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, बाहर नहीं जा रही है ना। ओके, आई विल मूव अहेड विद द क्लोजिंग कमेंट नाउ। संजय श्रीवास्तव साहब 1 मिनट रख रही हूँ, फिर उसके बाद आलोक जी आपसे और कैप्टन साहब आपसे भी क्लोजिंग कमेंट लेके खत्म करूंगी। देखिए पूर्णिमा जी, भारत स्टेट है और भारत अन्य जो सिविलाइजेशंस हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना जानता है, और भारत डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस का समर्थक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो शैतानी विचारधारा है, आतंकी विचारधारा है, भारत उसका विरोधी है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही लाउड एंड क्लियर टर्म्स में स्पष्ट रूप से इजराइल की संसद में जाकर के इस बात को कहा कि हम जो अन्य राष्ट्रों की, अन्य सभ्यताओं के जो दर्द को समझते हैं,
आपके पेन को, आपकी ग्रीफ को हम शेयर करते हैं। और ये जो बयान था और जिस तरीके से उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड्स की चर्चा की, आतंकवाद के खिलाफ सख्त स्टैंड दिखाया, वो इस नए भारत के अप्रोच को दिखाता है। और मैं यहाँ पर अंत में स्वामी विवेकानंद को याद करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर के डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की बात कही थी, और उसी तरीके की बात, उसी तरीके का विजडम कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में दिखाया है, और मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं। और हिंदू सभ्यता और संस्कृति का जो उत्थान और गौरव स्थापित जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके सर। आलोक साय साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, विश्व राजनीति में अपने सामरिक स्वार्थ को देखते हुए हर देश अपने अलायंस ढूंढता है और बनाता है, और देश का स्वार्थ पहले आता है। आप देखिए, अगर हम मजबूत रहेंगे ना तो कोई हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। चीन आज रूस से उतना तेल खरीदता है, लेकिन अमेरिका की हिम्मत है चीन पे लगा दे टैरिफ? नहीं लगाया। आप रूस के खिलाफ तेल लगाने के लिए इतना बैन करते हैं, पूरा यूरोप भड़का हुआ है कि हम रूस हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। यही हंगरी और स्लोवाकिया वहां से तेल खरीदते हैं, और भी कई देश अभी तेल खरीद रहे हैं, अभी भी रूस के तेल पर निर्भर रह रहे हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं। हर देश अपना स्वार्थ देखता है, और उस स्वार्थ को देख के अभी हमें भारत को स्टॉप गैप अरेंजमेंट में ये जो स्काई स्टिंग जो मिसाइल है वो चाहिए, ओके सर, गोल्डन हॉरिजॉन चाहिए, और जो इनका जो आयरन बीम है जो 30 किलोवाट का है, हमारे पास भी आयरन बीम टेक्नोलॉजी है, बट वो 30 किलोवाट की है, इनके पास 300 किलोवाट की है। तो ये सब चीजें हमें इजराइल से चाहिए। हम इजराइल के साथ बिल्कुल, और भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले भी लेगा। एक बात छोटी सी बात पूर्णिमा जी, ये जो स्वास्तिका की बात इतनी हो रही है, स्वास्तिका को अगर कोई यहूदी नहीं मानता है तो इसलिए नहीं मानता है कि वो हमारे धर्म से घृणा करता है। आप इस बात को समझिए कि जिस स्वास्तिक चिन्ह को देखा है उन्होंने, लाखों की संख्या में गैस चेंबर में उनको झोंक दिया गया, वो ट्रॉमा उनको थोड़ा प्रताड़ित करता है। तो धीरे धीरे वो ट्रॉमा काफी समय लगेगा जाने में। ओके सर। कैप्टन साहब, क्लोजिंग कमेंट। देखिए पूर्णिमा जी, भारत को बिल्कुल इस टाइम जरूरत है एक अपने शक्तिशाली देश बनाने के लिए, तो हमारे प्रधानमंत्री उसी हिसाब से सबके साथ संबंध बना रहे हैं। अभी जैसे इजराइल के साथ जो हमारा समझौता हुआ है, उसमें जो आयरन डोम है, आयरन डोम की शक्ति सबने देखा है कि इजराइल के ऊपर कितने आतंकवादी देश और भी ये सारे मिलके उस पर अटैक कर रहे थे, मगर उसने सिर्फ आयरन डोम की वजह से अपने आप को बचा के रखा। तो हमें भी जरूरत है कि हमारे पड़ोस में जो दो देश हैं उनसे हमें कभी ये ना सोचे कि हमें खतरा नहीं, खतरा हरदम रहता है। तो आयरन डोम की जो शक्ति हमें इजराइल की तरफ से मिल रही है, हमारा जो साथ दे रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी बात है, जिससे अपने देश को सेव कर रखेंगे। और मेन बात मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस बात के लिए बहुत समझदार है, नरेंद्र मोदी जी, कि वो हर किसी के साथ संबंध बैलेंस करके चल रहे हैं। ये नहीं है कि उसके साथ हमारी बन रही है और उससे नहीं बन रही, वो सबको लेके चल रहे हैं। वो देख रहे हैं जहां हमारे देश का हित कहां पर सही है, सटीक है, उसके साथ संबंध। इजराइल के साथ मजबूत होते संबंध न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी एक स्ट्रॉन्गर मैसेजिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो भारत देश के लिए भी अच्छा है और खुद इजराइल के लिए भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी शंकर गुप्ता सर, दीप्ति तनेजा जी आपका शुक्रिया, पूर्णिमा नाथ जी आपका भी शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव साहब, आलोक साय साहब, कैप्टन आई सिंह, आप सभी का धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।